हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर अपने चैप्टर नंबर 10 यानी कि इंटरनेट एंड वेब को लेकर के। दोस्तों यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस कंप्लीट चैप्टर से रिलेटेड बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू। ये जो दोस्तों आपके पास 50 एमसीक्यू जो अभी आप देखने वाले हैं, ये आपके एग्जाम में हो सकता है एज इट इज आपके सामने आए, और ऐसा भी होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपके सामने जो 2 मार्क्स वाले आते हैं, जिसमें दोस्तों बहुत छोटी छोटी आपको डेफिनेशंस लिखनी होती है। तो दोस्तों डेफिनेशंस भी जो बनती है आपके पास, उनको भी मैंने यहाँ आपको एमसीक्यू के फॉर्म में रखा है ताकि आप उनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर के, क्योंकि चैप्टर अपने पास क्या है, इंटरनेट एंड वेब को लेकर के। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ही अपने पास ये है, व्हाट डज द इंटरनेट रेफर टू? इंटरनेट आखिर होता क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरनेट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। दुनिया भर का जितना भी आपके पास कह सकते हैं अलग अलग टाइप के जो नेटवर्क है, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो या वाइड एरिया नेटवर्क हो, वो सब आपस में जुड़ते हैं और एक नेटवर्क बन जाता है, जिसके थ्रू हम लोग दोस्तों अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास यही आंसर निकल के आता है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। ठीक है, इंटरनेट क्या है? व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, विच प्रोजेक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द इंटरनेट? इंटरनेट जो बना है, इंटरनेट बनने के पीछे जो मेन प्रोजेक्ट कौन सा था जिसको यूज करते करते हम लोग इंटरनेट तक पहुंचे थे? तो दोस्तों सबसे पहले अपने पास आया था आरपा नेट, यानी कि आरपा नेट की जो फुल फॉर्म है वो है आपके पास एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। दोस्तों ये जो आरपा नेट है, ये आपके पास आया था 1969 में, और इसके बाद में अगर हम बात करें लगभग 10 साल के बाद में हमारे पास लगभग 80s में हमारे पास नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएफ नेट भी आ चुका था। और ये जो दोनों आपके पास थे, ये दोनों जो है वो यूएस गवर्नमेंट उसको फंडिंग कर रही थी। मतलब पहले यूएस गवर्नमेंट ने आरपानेट को फंड किया। आरपानेट एक प्रोजेक्ट था जिसके बेस पर हमने कुछ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया, और उसके बाद में दोस्तों हमारे पास बना एनएसएफ, यानी कि वो अब आरपानेट से भी एक शक्तिशाली नेटवर्क, एक पावरफुल नेटवर्क बना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यूएस गवर्नमेंट ने अपने इन दोनों प्रोजेक्ट्स को एक एक करके बंद कर दिया, और फिर जो है वो नेटवर्क का हो गया प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन हो जाने की वजह से यहां पर हर कंट्री के जो नेटवर्क है वो आपस में कनेक्ट होने लगे, और ये बन गया आपके पास इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यानी कि इंटरनेट। तो दोस्तों इंटरनेट की शुरुआत कहां से हुई है? आरपानेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यू किसने बनाया? खाली डब्ल्यू के बारे में ही बात नहीं करूंगा, मैं कह सकता हूं एचटीएमएल किसने बनाया? ठीक है, एचटीएमएल के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो एचटीएमएल हम लोग क्यों यूज करते हैं दोस्तों? जिसके थ्रू हम लोग क्या बना सकते हैं? वेबसाइट। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वेबसाइट है वो किसने बनाई? अगर दोस्तों वेबसाइट है तो उस वेबसाइट को हमको सर्वर पर भी होस्ट करना पड़ेगा। तो ये वेबसाइट जब आपके पास वेब सर्वर पे जाएगी तो हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट वेब सर्वर किसने बनाया? तो दोस्तों www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली आपके पास एक स्टैंडर्ड है जिसकी वजह से आपके पास इंटरनेट का डेटा आपके सिस्टम तक, आपके कंप्यूटर तक आता है। www जिसने बनाया दोस्तों, उनका नाम है यहां पर टिम बर्नर्स-ली, और टिम बर्नर्स-ली ने ही दोस्तों एचटीएमएल को डेवलप किया। टिम बर्नर्स-ली ने ही पहली वेबसाइट बनाई है, और टिम बर्नर्स-ली ने ही अपनी फर्स्ट वेबसाइट को बना करके वेब सर्वर पे डाला है। तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो या तो एचटीएमएल को लेकर के आ सकता है, एचटीएमएल को किसने डेवलप किया, या फिर www को लेकर के किसने किया, लेकिन दूसरी बातें और थी जो मैं आपको बता रहा था। तो टिम बर्नर्स-ली एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपके पास आता है। उसके बाद बात आता है दोस्तों www, आखिर वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? तो www की यहां पर पूछी जा रही है आपसे फुल फॉर्म, व्हाट डज www स्टैंड्स फॉर? तो दोस्तों www जो कि मैं आपको बता चुका हूं अभी, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, बेसिकली आपके पास क्या है, एक स्टैंडर्ड है। हर वेबसाइट के आगे आप देखते होंगे लिखा होता है जैसे www.facebook.com। ठीक है, इस टाइप से।
उसके बाद हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वेब ब्राउजर है। तो दोस्तों आप लोग यूज करते ही होंगे, बहुत कॉमन नाम मैंने यहां पर मेंशन किया है, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम के अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे नाम अपने पास होते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो मोजिला आप जानते होंगे दोस्तों, मोजिला का अपने पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फायरफॉक्स। आपने नाम सुना होगा मोजिला फायरफॉक्स। आपने दोस्तों एक नाम सुन रखा होगा सफारी, जो कि आपने देखा होगा आईफोन वगैरह में ये आप यूज करते हैं या मैक में यूज करते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट का है आपके पास में एज, या पहले जो हम लोग यूज करते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके अलावा दोस्तों यूसी ब्राउजर है आपके पास में, आपने नाम सुन रखा होगा ओपेरा। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट्स को देख सकते हैं, वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं। इसलिए इन सॉफ्टवेयर का नाम ही क्या है, वेब ब्राउजर। तो दोस्तों ये कुछ एक नाम है आपके पास जो वेब ब्राउजर होते हैं। कॉमनली हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, वो अपने पास है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एज हम लोग यूज करते हैं। बाकी यहां पर आप जो देख रहे हैं HTTP, ये बेसिकली आपके पास एक प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू हम लोग हमारी वेबसाइट के कंटेंट को अपने ब्राउजर पे डिस्प्ले करवाते हैं। HTML एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल होता है, एक सॉफ्टवेयर आपके पास है, एक कह सकते हैं रूल्स है कुछ, जिसके थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर से डेटा को सर्वर पे या सर्वर से वापस अपने कंप्यूटर पे लाते हैं। मतलब दो कंप्यूटर्स के बीच में जो डेटा ट्रेवल होता है, ट्रांसफर होता है, वो FTP के थ्रू होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें दोस्तों तो आता है URL, यानी कि जो भी वेबसाइट आपकी होती है उसका एक एड्रेस होता है। तो वो जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस को अपन बोलते हैं URL। जैसे अगर मैं कहूं एक वेबसाइट थी, जैसे मैं भी नाम फेसबुक ही ले रहा था, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर https:// उसके बाद लिख दूंगा www.facebook.com। इस तरीके से मैंने एक नाम लिखा। तो दोस्तों ये क्या, हमारी वेबसाइट का एक एड्रेस। इस वेबसाइट के एड्रेस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, URL। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज यूआरएल। यूआरएल क्या, आपके पास में वेबसाइट का जो एड्रेस है वही कहलाता है। और यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, तो वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखिएगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूआरएल। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए हम यहां पर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अब यहां पर वेब पेजेस की बात आ रही है, जो प्रोटोकॉल जो कि वेब पेज को डिस्प्ले करवा रहा है या इस टाइप से काम कर रहा है। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास नाम आएगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आता है DNS, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, DNS सर्वर का जो मेन काम है वो आखिर क्या होता है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको भी कह रहा था कि जो आप एक वेबसाइट को यूज करते हो, जैसे मैंने लिखा था www.facebook.com, तो बेसिकली हर एक वेबसाइट का हमारे पास क्या होता है, एक आईपी एड्रेस। जैसे 127.152.198.221 सपोज एक एड्रेस है, ऐसे ही मैंने कुछ मेंशन किया। और ये नंबर दोस्तों हमारे पास जो होता है इसको हम याद नहीं रख सकते, तो हम इसको कैसे याद रख रहे हैं, सपोज कि मैं लिख देता हूं facebook.com। इसी टाइप से एक दूसरा नंबर है, नेटफ्लिक्स की वेबसाइट का कोई नाम हो सकता है, अमेजोन का नाम हो सकता है, फ्लिपकार्ट का नाम हो सकता है, WS की वेबसाइट का नाम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास वेबसाइट्स होती है जिन वेबसाइट्स का एक नाम होता है, उसका एक एड्रेस होता है, एक यूआरएल होता है। और जो ये यूआरएल है वो बैकएंड में काम किस पे करता है, हमारे पास यहाँ पर आईपी एड्रेस पे। तो आईपी एड्रेस को डोमेन में, या कह सकते हैं कि यहां पर नाम बदला जा रहा है जो उसका यूआरएल है, तो ये मेन काम करता है हमारा DNS, डोमेन नेम सिस्टम। क्या करता है दोस्तों, ट्रांसलेट डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है। ठीक है, सिंपल सा इसका काम होता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। हमारे पास यहां पर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ईमेल की सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है आउटलुक। और आउटलुक जो सॉफ्टवेयर है ये है माइक्रोसॉफ्ट का। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करके यूज किया है तो आपने देखा होगा उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है। ठीक है, इसी टाइप से एक्सेस भी आता है और आउटलुक भी आता है।
तो आउटलुक जो सॉफ्टवेयर है इसको हम लोग ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं अपने ईमेलिंग के लिए। जैसे मेरे ऑफिस में 20-25 कंप्यूटर है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमने एक लोकल एरिया नेटवर्क बना रखा है। तो दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर से अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें से किसी पर भी मैं अपनी एक ईमेल भेज सकता हूं बिना इंटरनेट के। नेटवर्किंग कर रखी है हमने, ठीक है, इंटरनेट नहीं है। तो वहां पर दोस्तों अपने ये यूज आता है आउटलुक, और इसको आप ऑनलाइन से भी डाउनलोड करके स्टोर कर सकते हैं। मतलब आप अपनी ईमेल को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं आउटलुक सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो आउटलुक क्या है, आपके पास एक एग्जांपल है किसका, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का। लेकिन मोजिला फायरफॉक्स क्या है दोस्तों, ब्राउजर। माई एसक्यूएल क्या है आपके पास में, तो हमारे कोर्स में ही है, ठीक है। माई एसक्यूएल क्या है, डेटाबेस को मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर है। और अपाचे क्या होता है, हमारे पास एक टाइप का सर्वर होता है जिस पर हम अपनी वेबसाइट्स वगैरह को होस्ट करते हैं, चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल। देखिए ईमेल को भेजने और लेने के दो काम है। ईमेल अगर आप भेजना चाहते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम अपनी ईमेल को यहां से भेजते हैं तो दोस्तों भेजने के लिए कहां भेजेंगे हम लोग उस ईमेल को, सर्वर पे। तो दोस्तों सर्वर पे ईमेल को जब भेजते हैं तो उसके लिए हमारे काम आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है ईमेल को सर्वर पर भेजने के लिए, सेंड करने के लिए। लेकिन जब आप वहां से सर्वर से ईमेल लेकर के आते हो, ठीक है, तो उसको लाने का जो काम है दोस्तों ईमेल का, वो है POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का। ये क्या करता है, ये तो सर्वर पर भेजने का काम तो SMTP का है, और सर्वर से वापस लाने का काम किसका है दोस्तों, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का। तो यहां पर अपने पास जो आंसर है वो क्या है दोस्तों, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। बाकी IMAP नहीं, HTTP नहीं, POP3 नहीं। नेक्स्ट है VoIP स्टैंड्स फॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब आप फेसबुक से कॉल करते, जब आप इंस्टाग्राम से कॉल करते हैं, या आप इंटरनेट पे रहते हुए व्हाट्सएप के थ्रू किसी को कॉल करते हैं, तो दोस्तों आपका नॉर्मल कॉल नहीं जाता है, बल्कि इसमें क्या होता है कि आप इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करते हुए, आप इंटरनेट को यूज करते हुए अपनी वॉइस भेजते हैं। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली एक टाइप का आपके पास ऐसा प्रोटोकॉल है, ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर से हमारी वॉइस किसी दूसरे कंप्यूटर पे भेजी जाती है, ठीक है। तो हमारी वॉइस को भेजने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, जो प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल है, उसका नाम होता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म ये रही आपके पास, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ VoIP। इन चारों में से दोस्तों जो सबसे बेस्ट आंसर है वो आपके पास है। देखिए मैं किसी को नॉर्मल कॉल करता हूं और किसी को मैं वॉइस कॉल करता हूं व्हाट्सएप से। तो जब मैं व्हाट्सएप से कॉल करता हूं, हालांकि अब इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि उसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो थोड़ी पुअर होती है ओवर वीक इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक है तो आपका कॉल सही से नहीं लगेगा, ठीक है। लग रहा है तो आवाज कट कट के आएगी क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं। ये आपके पास वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 13। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। इनमें से इंटरनेट का एडवांटेज क्या नहीं है। तो दोस्तों हम लोग ग्लोबल रीच कर सकते हैं, हम लोग इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस भी कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, उसका एडवांटेज नहीं है, बस ये ध्यान रखें। वो क्या है, साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड जो है वो तो इसका डिसएडवांटेज हो सकता है इंटरनेट का, ठीक है, एडवांटेज की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइल ट्रांसफर। हमारी फाइलों को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है दोस्तों, सीधा सीधा नाम, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। SMTP भी नहीं होगा, DHCP भी नहीं होगा, और HTTP भी नहीं होगा। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो क्या करता है, डेटा को डिस्प्ले कराता है ब्राउजर पे। SMTP क्या करता है, अभी बताया था, ईमेल भेजने का काम है। और DHCP क्या करता है, आपके पास में ऑटोमेटिकली IP एड्रेस आपको असाइन करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इंटरनेट और जो www है इनके बीच का डिफरेंस क्या है, उसकी की बताएं। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन
इंटरनेट एंड www। तो दोस्तों जो www हमारे पास है वो इंटरनेट पर यूज होने वाली एक सर्विस है, जबकि इंटरनेट अपने आप में बहुत बड़ा है। इंटरनेट पे बहुत सारी सर्विसेज हैं, उनमें से एक सर्विस का नाम है www, जो कि वेबसाइट्स के लिए यूज में आता है। अब अगर हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, जब भी मान लो मैं आपको कहता हूं इंटरनेट, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? एक वेब ब्राउजर, उस वेब ब्राउजर में एक वेबसाइट आएगी। ठीक है, आपको लगेगा कि मुझे तो इंटरनेट यूज करना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा? एक वेब ब्राउजर चाहिए। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर आप कोई वेबसाइट्स यूज करेंगे तो ब्राउजर चाहिएगा। अगर हम काम की बात करें इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। एक तो वेबसाइट यूज करना और दूसरा हमारे पास पहले से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। अब हमको क्या करना है? उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। ठीक है, तो जब हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं दोस्तों, उस टाइम पर हमको ब्राउजर की जरूरत नहीं होती। हमारे मोबाइल में भी जो हमारे एप्स वगैरह जब उसको अपडेट करना होता है तो हमको यहाँ पर ब्राउजर की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास जो इंटरनेट के थ्रू, लेकिन सिर्फ वेबसाइट्स को देखने का जो काम है वो हमारा किससे होता है? www से। तो यहाँ पर क्या है? www इज अ सर्विस ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपके पास बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास हु डेवलप्ड HTML। मैंने आपको अभी कहा था HTML, www, फर्स्ट वेबसाइट, फर्स्ट वेब सर्वर, ये सब काम किसने किए दोस्तों? टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, तो टिम बर्नर्स-ली नाम याद रखिएगा। एक नाम आता है दोस्तों विंडसर्फ, हालांकि आपके कोर्स में है ही नहीं, बुक में कहीं लिखा ही नहीं है। विंडसर्फ जो व्यक्ति है दोस्तों, ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने इंटरनेट के फील्ड में बहुत काम किया है, जैसे टिम बर्नर्स-ली ने भी बहुत काम किया है। लेकिन अगर हम बात करें एक स्टैंडर्ड को लेकर के, जो इंटरनेट किस तरीके से काम करेगा या और भी जो दूसरी चीजें हैं, वो दोस्तों विंडसर्फ ने रखी है। तो विंडसर्फ को हम लोग फादर ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे पास कौन है? चार्ल्स बेबेज, वैसे ही फादर ऑफ इंटरनेट हमारे पास कौन है? विंडसर्फ। ठीक है, ऐसे ही फादर ऑफ www कौन है दोस्तों? तो टिम बर्नर्स-ली। ऐसे ही बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट वाले आप जानते होंगे, और लिनस टोरवेल्ड्स जो है दोस्तों, वो लाइनक्स जो आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लाइनक्स, ठीक है, वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स भी कुछ लोग कहते हैं, बेसिकली इसका मतलब है LINU। ये तो हो गया आपके पास लिनस टोरवेल्ड का नाम, और एक्स का मतलब है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके उन्होंने अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा था लाइनक्स। ठीक है, तो लाइनक्स आपके पास जिन्होंने बनाया उनका नाम था लिनस टोरवेल्ड। तो फाइनली हमारा आंसर क्या है? HTML किसने बना दिया था? टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट है आपके पास एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है दोस्तों? यूआरएल अभी बताया था, वेबसाइट का एड्रेस। अब ये जो हमारा वेबसाइट का एड्रेस है, ये दोस्तों हमारे पास हो सकता है एक छोटा एड्रेस है और हो सकता है एक बड़ा एड्रेस है। बड़ा का मतलब क्या? मान लो एक फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर आपके पास एक और फोल्डर, इसके अंदर आपके पास एक और फोल्डर, और इसके अंदर आपके पास कुछ फाइल्स हैं। अगर आप इस फोल्डर में, तो आप डायरेक्ट इस फाइल को यूज करें, इट मीन्स आप सीधा सीधा यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस को यूज करें। लेकिन अगर मैं कहता हूं इस फोल्डर, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, तो वो आपके पास पूरा का पूरा एक कंप्लीट पाथ बनता है, एक पूरा का पूरा आपका एड्रेस बनता है। ठीक है, तो उस पूरे एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? फुल वेब एड्रेस इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल एंड द पाथ। ये बनता है आपके पास यहां पर एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये है एब्सोल्यूट यूआरएल। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है आपके पास विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सिक्योर कम्युनिकेशन। दोस्तों आपको पता होगा, एक होता है HTTP और एक आपके पास होता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो सिक्योरिटी के लिए आप यहां यूज करते हैं HTTPS। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बहुत। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट डज द, यहां पर कह सकते हैं एक्रोनिम, यानी कि किसकी ये, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? TCP/IP की। तो दोस्तों TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखिएगा दोस्तों, एक बार मतलब मैं जस्ट ऐसे ही बता देता हूं, एक बार ऐसे ही आया था IP, तो IP की फुल फॉर्म क्या, हालांकि इनके ऑप्शंस में नहीं है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही IP है। तो किसी से ऐसे ही एक बार मैंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, IP स्टैंड्स फॉर, तो मैं पूछना चाह रहा था इंटरनेट प्रोटोकॉल, बट मेरे दिमाग में भी नहीं आया, और सामने वाले का आंसर था इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो TCP/IP है वो क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये रहा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल।
इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कुकीज क्यों यूज करते हैं? कुकीज क्या होता है? मैंने आपको याद होगा पहले बताया भी था कि कुकीज मतलब आपके पास बेसिकली एक स्मॉल फाइल होती है जो हमारे ब्राउजर में होती है और उस फाइल में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हम सर्च कर रहे होते हैं, जब हम लॉग इन कर रहे होते हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब कहीं ना कहीं हमारी कुकीज में जाकर के स्टोर होती है और इस कुकीज को हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग हिस्ट्री को डिलीट करते हैं अपने ब्राउजर पे वैसे ही। तो कुकीज का यूज क्या है? कुकीज का यूज है टू ट्रैक यूजर्स बिहेवियर ऑन वेबसाइट्स। आप वेबसाइट्स पे किस तरीके से काम करते हैं, क्या आप सर्च करते हैं और भी जो खास खास इंफॉर्मेशन है वो वहां स्टोर होती है, तो उसको आप देख सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वेब सर्वर? वेब सर्वर क्या होता है आपके पास में दोस्तों? जहां पर हम अपनी वेबसाइट्स को स्टोर करते हैं वो वेब सर्वर होता है। जैसे अगर मैं अपनी एक वेबसाइट बनाता हूं, मान लो मेरे स्कूल की, मेरे कॉलेज की, मेरे किसी बिजनेस की, और उस वेबसाइट को अगर मैं सिर्फ अपने कंप्यूटर पे रखता हूं, अभी तक मैंने उसको कहीं होस्टिंग नहीं करी, अगर होस्टिंग नहीं करूंगा तो उसको कोई यूज नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी इस वेबसाइट को किसी कंप्यूटर पे अपलोड करना पड़ेगा, किसी सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा, जिस सर्वर पर मैं अपनी फाइल रखूंगा ताकि आप लोग भी उसको एक्सेस कर सको। तो वो जो वेब सर्वर है, ठीक है, उसके बारे में, तो वो वेब सर्वर आखिर आपके पास क्या है? तो वेब सर्वर क्या है आपके पास दोस्तों? एक टाइप का कंप्यूटर सिस्टम है जहां पर हम अपने वेब कंटेंट को स्टोर रखते हैं और वहां से हम लोग उसको अपने यूजर्स को डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर का, वेब सर्वर क्या होता है? ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आई मैप स्टैंड्स फॉर। आई मैप आखिर आपके पास में क्या होता है? तो दोस्तों इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, आपके पास इसकी फुल फॉर्म होती है आई मैप की। बेसिकली आपके पास क्या है? ये एक टाइप का प्रोटोकॉल है जो हम लोग यूज करते हैं ईमेल के लिए। ठीक है, ईमेल के साथ हम लोग इसका यूज लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, विच पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस कम्स बिफोर द एट द रेट। तो आपको मैंने कहा था, अगर कि याद होगा, थोड़ा थोड़ा याद होगा, मैंने कहा था ravi@gmail.com, ये मेरे पास हमारी एक सपोज की ईमेल आईडी है। इसमें से दोस्तों ये तो क्या है? मेरा डोमेन, और ये क्या है? मेरा यूजर नेम। एट द रेट से जो पहले आ रहा है वो क्या है? वो है दोस्तों मेरे पास मेरा यहाँ पर यूजर नेम, और एट द रेट के बाद है वो क्या है मेरे पास? डोमेन नेम। और कंप्लीट अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो हमारे पास बन जाता है हमारा एक एड्रेस, जिसको हम अपना ईमेल एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास 24, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी सर्वर? प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है दोस्तों? ये हमारे पास जो हमारा सर्वर है, जैसे मैं फेसबुक यूज करता हूं सपोज, तो मैंने अपने कंप्यूटर से यूज किया दोस्तों फेसबुक, ये रहा फेसबुक का सर्वर, ये रहा आपके पास फेसबुक का सर्वर। दोस्तों मैं डायरेक्ट फेसबुक के सर्वर से कनेक्ट नहीं होता। फेसबुक से कनेक्ट करने के लिए मैं जाता हूं, फेसबुक से पहले मेरे को किसी एक और दूसरे सर्वर से जुड़ना पड़ता है। मैं इसको जाके बोलता हूं कि भैया फेसबुक के सर्वर से डेटा लेके आओ, ये डेटा लाता है और मुझे दिखाता है। ऐसे ही मैं जब और कुछ कहता हूं तो डायरेक्ट मैं यहां नहीं पहुंचता, यहां आता हूं, वो वहां से डेटा लाके दिखाता है। तो ये इन दोनों के बीच में एक ब्रांच का काम करता है। ये मुझे कह सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर को सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करा के बीच में एक इंटरमीडिएट होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? टू एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर एंड द इंटरनेट। सर्वर से और यूजर के बीच में एक इंटरमीडिएट होता है, ताकि ये बेसिकली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है कि हम डायरेक्ट जो है सर्वर से कनेक्ट नहीं करें। अगर हम डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट करेंगे तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति हमारे पूरे के पूरे सर्वर को यहां पर हैक कर सकता है। ठीक है, इसलिए वो बीच में प्रॉक्सी सर्वर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो हमारा वेब पेज होता है उसका एक्सटेंशन, उसका फॉर्मेट क्या होता है? तो दोस्तों वेबसाइट का जो एक्सटेंशन है वो हमारे पास होता है .html, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं नोटपैड वगैरह में, तो उसके पीछे आप उसकी फाइल के नाम के बाद एक एक्सटेंशन लगाते हैं और इस एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? .html। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एन ईमेल ओवर ट्रेडिशनल मेल? जो हम पहले चिट्ठी भेजा करते थे और आजकल हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, तो आखिर इसका क्या बेनिफिट है या एडवांटेज है इसके ऊपर? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ईमेल ओवर ट्रेडिशनल मेल? तो वो यही है कि आप उसको दुनिया में कहीं पर भी भेज सकते हो और इंस्टेंट डिलीवर करके आ सकते हैं। अगर एक मैं लेटर भेजता हूं दोस्तों, शायद 10 दिन लग जाएंगे अगर उसको किसी दूसरे शहर में मुझे भेजना है, लेकिन ईमेल भेजना है तो शायद 10 सेकंड भी नहीं लगे, बटन दबाया, ईमेल पहुंच गया, अगर सामने वाले के पास में भी इंटरनेट और ईमेल एड्रेस है तो। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27,
विच प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो याद होगा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिकली असाइन करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फाइल सर्वर। एक अपन ने क्या देखा था अभी, वेब सर्वर। वेब सर्वर के एडवांटेज को भी हम लोग देख रहे थे, या उसका मेन काम क्या था। अब हम किसके बारे में बात करें, फाइल सर्वर के बारे में। तो दोस्तों फाइल सर्वर पे क्या होता है कि हम लोग अपनी फाइल्स को वहां पर स्टोर भी करा सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज करते हुए, नेटवर्क एक्सेस करते हुए। ठीक है, टू मैनेज एंड स्टोर फाइल्स फॉर नेटवर्क एक्सेस। अगर आपका एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ सकता है, नेटवर्क बन सकता है, तो आप अपने डेटा को फाइल सर्वर पे स्टोर कर दीजिए। उस मेन कंप्यूटर पे जहां अपनी फाइल्स रखेंगे उसको आप फाइल सर्वर भी बोलते हैं। तो फाइल सर्वर को आप क्यों यूज कर रहे हैं, मेन उसका काम क्या है, ताकि हम अपने डेटा को इजीली स्टोर कर सके, मैनेज कर सके, अपनी फाइल्स को स्टोर कर सके, मैनेज कर सके, नेटवर्क एक्सेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज एसएसएल प्रोवाइड। एसएसएल आखिर है क्या। तो दोस्तों जब हम लोग अपने वेबसाइट्स को यूज करते हैं, आपने देखा होगा उसके आगे क्या लिखा होता है, या तो लिखा होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इस एस को जो हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, वो करते हैं सिक्योरिटी के लिए, और सिक्योरिटी के लिए यहां पर हमारे पास एक और प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है अपने पास एसएसएल। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। इसका मेन काम क्या है, क्या प्रोवाइड करता है, व्हाट डज एसएसएल प्रोवाइड। तो दोस्तों वो क्या करता है, सिक्योर कम्युनिकेशन अपने पास अपने को प्रोवाइड कराता है जब हम नेटवर्क पे काम कर रहे होते हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30। विच प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड फॉर ईमेल। ईमेल में कौन काम नहीं आता है, तो दोस्तों HTTP काम नहीं आता है, बाकी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भेजने के लिए, ठीक है, POP3 लेने के लिए, IMAP ये भी आपके ईमेल से रिलेटेड ही है। HTTP जो है वो एक वेब ब्राउजर से रिलेटेड आपके पास होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉपुलर वेब ब्राउजर। तो दोस्तों कुछ आपको अभी मैंने नाम बताए थे, जिसमें से एक नाम अपने पास सफारी भी था, सफारी, गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स या फिर ओपेरा आपके पास है, यूसी ब्राउजर है, उनमें से आपको एक और एग्जांपल यहां पर मैंने दिखा दिया है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज अ प्लग इन। प्लग इन जो है दोस्तों ये फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्लग इन जो है क्या होता है, इसके साथ साथ आपको 2-3 प्लगइन्स के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों प्लगइन आपके पास क्या होता है, अ कंपोनेंट दैट ऐड फीचर्स टू अ वेब ब्राउजर। मैं अपने वेब ब्राउजर के फीचर्स को और बढ़ाना चाहता हूं, यानी कि मेरे ब्राउजर में दोस्तों अभी नॉर्मल काम हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं टाइपिंग जो है वो हिंदी में भी आए। तो दोस्तों उसके एक्सटेंशंस में जाकर के, उसके प्लगइन्स में जाके या एड-ऑन्स में जाकर के मैं वहां पर जो है कुछ और टाइप के सॉफ्टवेयर्स को अपने ब्राउजर के अंदर ऐड करना चाहता हूं। इसको हम लोग एड-ऑन्स भी बोल सकते हैं, प्लगइन्स भी बोल सकते हैं, एक्सटेंशंस भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों प्लगइन का काम क्या है, कंपोनेंट है आपके पास दैट एड्स फीचर टू अ वेब ब्राउजर। इसी टाइप से हम लोग देख सकते हैं विच एलिमेंट्स ऑफ अ यूआरएल स्पेसिफाइज द प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, विच एलिमेंट्स ऑफ अ यूआरएल, यूआरएल का कौन सा आपका एलिमेंट्स है जो प्रोटोकॉल को बताता है। तो दोस्तों हमारे पास जो सबसे आगे लिखा होता है हमारे यूआरएल में वो होता है HTTP या फिर HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो ये आपके पास जो है प्रोटोकॉल्स को स्पेसिफाई कौन करता है दोस्तों, वो आपके पास होता है खुद अपने आप में प्रोटोकॉल ही। ठीक है, और कौन सा प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, HTTP या फिर HTTPS। फिर आता है HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अभी अभी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ, यहां पर कह सकते हैं परसिस्टेंट कुकीज। जो कुकीज हमारे पास होती है उसको मैनेज करने से रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो दोस्तों हम कह सकते हैं कुकीज दैट रिमेन्स ऑन द डिवाइस अंटिल अ सेट एक्सपायरेशन डेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अपने सपोज एक वेबसाइट चला रहा हूं, वेबसाइट को लॉग इन कर दिया और उसके बाद मैंने उसमें बहुत सारा डेटा ऐड वगैरह कुछ किया है। ठीक है, ऐड कैसे, ऐड का मतलब हो गया कि मैं लॉगिन करते टाइम यूजर नेम डाल रहा हूं, पासवर्ड डाल रहा हूं, कुछ दूसरे टाइप के फॉर्म को फिल कर रहा हूं, वो सब डेटा कहीं ना कहीं दोस्तों मेरी कुकीज में जाके ऐड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर परसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि वो उसके अंदर डेटा पड़ा रहेगा, कुकीज के अंदर डेटा स्टोर्ड रहेगा।
कब तक रहेगा? जब तक कि आपने कोई एक्सपायर करने की डेट नहीं बता दी है। मैं ये है कि 7 दिन बाद डिलीट हो जाए, मेरी कुकीज़ वापस एम्प्टी हो जाए, वो एक अलग बात है। नहीं तो आपका डेटा उसमें पड़ा रहेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? पर्सिस्टेंट कुकी। ठीक है? तो a cookies that remains on the device until a set expiration, या एक्सपायरी जो आपके पास एक्सपायर से रिलेटेड जो आपकी डेट आपने बताई है वो नहीं आ जाती, तब तक आपका डेटा उसमें पड़ा रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास चैटिंग क्या होती है। दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है चैटिंग को लेकर के भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बनता है। चैटिंग का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, रियल टाइम टेक्स्ट कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 36 नंबर 37 पे आपके पास है नॉट, ठीक है, नॉट अ टाइप ऑफ यूआरएल। ठीक है, कौन सा है जो यूआरएल का टाइप नहीं होता? तो दोस्तों यूआरएल आपके पास 2 टाइप के होते हैं। एक आपके पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव। ठीक है, क्या है आपके पास? रिलेटिव यूआरएल। दूसरा आपके पास होता है एब्सोल्यूट। ठीक है, और ये कई बार चेंज होता है। जैसे मान लो कि मैंने अभी एक नया आइटम ऐड किया तो उसके पीछे ऑटोमेटिक 1 लग जाए, अपने आप उसके पीछे 2 लग जाए, 3 लग जाए, जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट्स में आप देखते होंगे, तो उसको अपन डायनामिक यूआरएल भी कहते हैं। जबकि यहाँ पर सिक्योर यूआरएल आपके पास कुछ नहीं होता। सिक्योर यूआरएल नहीं है, बस यूआरएल के लिए उसके आगे एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है कि नहीं, उसके लिए आप एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस लगाते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो आपके पास यूआरएल का टाइप नहीं है। यूआरएल के टाइप तो जनरली आपके पास रिलेटिव और एब्सोल्यूट होते हैं। डायनामिक यूआरएल का मतलब यहां पर क्या हो गया कि कोई आपके पास में जो यूआरएल बन रहा है उसके पीछे नंबर लगते हैं। जैसे आप ब्लॉगिंग डाल रहे हैं, मान लो कि मैं एक आइटम ऐड कर रहा हूं अपने अमेजॉन शॉप पे, तो उस टाइम पर जैसे जैसे मैं आइटम ऐड करूंगा उसके पीछे एक नंबर आ जाएगा, तो वो आपके पास यानी कि रन टाइम पर आपका एक नया डायनामिक यूआरएल क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 38, वो बोला जा रहा है कि डेटाबेस सर्वर का रोल क्या होता है। डेटाबेस सर्वर मतलब वो भी आपके पास ऐसा सर्वर, जैसे फाइल सर्वर क्या था? फाइल रखते थे। वेब सर्वर क्या था? वेबसाइट्स रखते थे। डेटाबेस सर्वर क्या है? जिसमें हम अपना डेटाबेस रखते हैं। तो इसका मेन रोल क्या है? टू मैनेज एंड प्रोवाइड एक्सेस टू अ डेटाबेस। आप अपने डेटाबेस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इंटरनेट पर, नेटवर्क पे। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के तो कुछ ऑप्शन इसमें काम के है भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें 39, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पैम एंड जंक मेल। तो वैसे तो स्पैम और जंक मेल लगभग हम लोग कई बार कहते हैं एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इन दोनों में डिफरेंस है। क्या है कि स्पैम जो है आपके पास वो अनसॉलिटेड आपके पास होते हैं, जबकि आपके पास जंक मेल क्या होती है? आपके पास रिलेवेंट होते हैं। आपके रिलेवेंट आपके पास वो जंक मेल है और वो आपके पास रिपीटेड फॉर्म में आती जाती है। ठीक है, जबकि वो आपके पास दूसरी जो है वो अनवांटेड भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है विच ईमेल फील्ड्स अलाउ फॉर हिडन रिसिपिएंट। हिडन रिसिपिएंट का मतलब क्या होगा? जब मैं किसी को ईमेल करता हूं, तो दोस्तों मेरे पास यहां पर 3 तरीके हैं ईमेल भेजने के। टू करता हूं, मैं आपको ईमेल भेज सकता हूं। ठीक है, अगर मैं सीसी के थ्रू भेजता हूं तो दोस्तों यहां पर नाम आया, जैसे कि किसी का नाम था, मैंने एक एक्स को ईमेल भेजा, एक वाई को ईमेल भेजा, एक जेड को ईमेल भेजा, तो मैंने 3 लोगों को अपनी अलग अलग मतलब जो है उनको ईमेल भेजा है। ठीक है, तो मैं अगर सीसी के थ्रू कर रहा हूं तो दोस्तों एक्स को पता चल जाएगा कि ये ईमेल तो वाई को भी गया है और साथ साथ में जेड को भी गया है। सिमिलरली जेड को भी पता चलेगा, वाई को भी पता चलेगा मेरे अलावा किस किस को गया है, क्योंकि हमने वहां पे क्या यूज किया है? सीसी। अगर सीसी करते हैं, सीसी की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यहां पर मेंशन नहीं है। सीसी की फुल फॉर्म है आपके पास कार्बन कॉपी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक्स को पता नहीं चले कि मेरे अलावा और किस किस को ईमेल भेजी है, या वाई और जेड को भी नहीं पता चले कि मेरे अलावा और किस किस को ईमेल भेजी है। तो उस टाइम पर दोस्तों हम सीसी की जगह क्या यूज करते हैं? बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो ये है आपके पास ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका आंसर भी ये है, हिडन रिसिपिएंट्स, उसको नहीं पता चलना चाहिए कि किसने किस किस को और ईमेल भेजी है, तो आप क्या यूज करते हो ईमेल में? बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद आता है दोस्तों आपके पास हाइपरलिंक जो है उसका मतलब क्या होता है। तो हाइपरलिंक का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप क्लिक करके किसी दूसरे पर्टिकुलर वेबसाइट, वेब पेज या दूसरे लिंक तक या किसी दूसरे फॉर्मेट तक, दूसरी लोकेशन तक पहुंच सकते हो। तो बेसिकली क्या है? क्लिकेबल लिंक है जो कि वेब रिसोर्सेज को कनेक्ट करता है। तो यहां पर अगर हम हाइपरलिंक की बात करें तो वेबसाइट्स हो गया, जबकि आप हाइपरलिंक जो है वो वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में कहीं पर भी लगा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में भी। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेज का मतलब होता है मैं अभी हाथों हाथ मैसेज भेजना चाहता हूं और आप तक वो मैसेज पहुंच जाए।
तो जीमेल नहीं, व्हाट्सएप बिल्कुल, डीएनएस नहीं, टीसीपी आईपी नहीं। तो व्हाट्सएप है या आपके पास आजकल जो और भी बहुत सारे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप आपके पास है जिसके थ्रू आप हाथों हाथ किसी के को मैसेज भेज सकते हैं और उनके साथ आप चैटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ARPANET प्रोजेक्ट। जो ARPANET प्रोजेक्ट है उसका मेन काम क्या था? तो दोस्तों उसका मेन काम यही था कि वो डिफेंस के लिए अपने उनके कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सके। डिफेंस एंड रिसर्च, डिफेंस के लिए तो इनिशियल था ही, और उसके बाद जो रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटीज थी उनके भी डेटा को इसमें डाल करके और दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बीच में कनेक्शन बनाया गया। तो टू कनेक्ट कंप्यूटर्स फॉर रिसर्च एंड डिफेंस। ठीक है, ये हमने बहुत सारी बातें ऐसी कर भी रखी है। नेक्स्ट है आपके पास वेब पोर्टल। आखिर क्या होता है? वेब पोर्टल आपके पास बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें बहुत सारी दूसरी दूसरी वेबसाइट्स के लिंक होते हैं, उनका वहां पर जो जो भी रिसोर्सेज हैं वो वहां पर अवेलेबल होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब हो गया बेसिकली लिंक्स। जैसे गूगल के आपके पास कह सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के भी खूब सारे पोर्टल्स होते हैं। सीबीएसई का अपने आप में एक पोर्टल है जिसमें आपको बहुत सारी सीबीएसई की सपोर्टिव जो वेबसाइट्स हैं उन सभी के लिंक आपको मिल जाते हैं। तो यहां पर जो आंसर है वो यही है, गेटवे टू एक्सेस वेरियस वेब रिसोर्सेज, और वेरियस वेबसाइट्स भी लिख सकते हैं, वेब पेजेस भी लिख सकते हैं। बेसिकली वेब पेजेस तो नहीं कहूंगा क्योंकि वेब पेज तो क्या है कि हर वेबसाइट के अंदर खूब सारे पेज होते हैं, लेकिन अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग वेब रिसोर्सेज के लिए आपके पास एक वेब पोर्टल होता है। मोस्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में देखा होगा, सीबीएसई की वेबसाइट्स पे भी आपने ऐसा देखा होगा। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों 45। वो क्या बोला जा रहा है कि वीओआईपी जो आपके पास होता है उसका बेनिफिट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का बेनिफिट क्या है? तो दोस्तों आपके पास इनमें से जो बेनिफिट्स है वो ये है कि ये बिल्कुल फ्री है, क्योंकि अगर मैंने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है अब उसके बाद दोस्तों मैं यहां आसानी से अब उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा कोई पे करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री में या फिर लगभग लो कॉस्ट कम्युनिकेशन यहां पर देखता हूं। तो मैं मोस्टली फ्री ही कहूंगा, लगभग आपको सारी फ्री में फीचर्स देते हैं। इसमें लिखा है लिमिटेड टू टेक्स्ट कम्युनिकेशन नहीं, हाई क्वालिटी कॉल इन द ऑल केस नहीं, नेटवर्क अगर नहीं है तो उसका एक डिसएडवांटेज अपन अभी देखा भी था, और आपको यहां पर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं, बिल्कुल नहीं, आप वीओआईपी को 2000 के मोबाइल पे भी चला सकते हो। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, व्हाट डज पीओपी3 स्टैंड्स फॉर? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये मैंने आपको अभी बता ही दिया था, ईमेल रिसीव करने के काम में आता है। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ डायनामिक वेबसाइट। जो डायनामिक वेबसाइट्स है, मैंने आपसे अभी भी कहा था, जो ब्लॉग्स होते हैं, जैसे मैंने आपको अमेज़न का भी एग्जांपल लिया, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स का लिया, यूजर के कमेंट्स का अगर अपन देखें जिसमें यूजर जो है वो बार-बार कमेंट करते रहते हैं अपने ब्लॉग्स पे, ठीक है? तो वहां पर वो क्या है, आपके पास एक डायनामिक वेबसाइट्स बन जाएगी जिसमें हम लोग, ठीक है, डायनामिक वेबसाइट्स का मतलब क्या हो गया? सपोज कि मैं अगर एक बात करता हूं कि मेरे स्कूल का एक इवेंट है, उसमें मैंने एक वेबसाइट्स का एक पेज बना के डाला कि 10 दिन बाद हमारा इवेंट है, वो कल भी 10 दिन बाद दिखा रहा है, उसके बाद वाले दिन भी 10 दिन बाद, उसके बाद वाले में भी 10 दिन बाद, तो वो आपके पास एक स्टैटिक वेबसाइट हो गई। मान लो मैं एक ऐसी वेबसाइट बना रहा हूं जिसमें गोल्ड की रेट बार बार चेंज हो रही है, मैं फेसबुक की बात कर लूं, पोस्ट डालता हूं, उसमें कमेंट्स वगैरह मेरे सामने बार बार आते जा रहे हैं जो भी चेंज करें, जिसमें मुझे वहां मैनुअली कहीं कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं अपना कंटेंट डालता हूं, लॉग इन करने के बाद वो ऑटोमेटिक होस्ट हो जाता है, उस वेबसाइट्स पे नया कंटेंट देखने को मिलता है। सपोज मेरी फोटो उसमें चेंज कर देता हूं, ऐसे कुछ भी काम करना है तो वो सब किसके थ्रू होता है? यहाँ पर डायनामिक वेबसाइट्स के थ्रू। ठीक है, तो डायनामिक वेबसाइट्स क्या आपके पास कह सकते हैं ब्लॉग विद यूजर कमेंट। तो हमारे पास जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है, कोई भी नॉर्मली अगर मैं आपसे कहूं आज के टाइम पे 98% वेबसाइट्स सारी की सारी आपके पास डायनामिक वेबसाइट्स होती है। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट 48 पे, वो है सेशन। आपके पास क्या है? सेशन कुकी क्या है? दोस्तों सेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं फेसबुक चलाता हूं, लॉगिन कर दिया, लॉगिन करने के बाद क्या हो गया, मेरे कंप्यूटर पे उसका एक सेशन क्रिएट हो गया, उस एक पर्टिकुलर ब्राउजर पे, ध्यान रखिएगा एक ब्राउजर पे होता है। तो जब मैं ब्राउजर को लॉगिन करता हूं, या मतलब कह सकते हैं उस ब्राउजर पे आ जाने के बाद फेसबुक को या इंस्टाग्राम को लॉगिन करता हूं, तो मेरा एक सेशन बन गया। ठीक है, और वो सेशन मेरा बना पड़ा रहेगा, मतलब जब तक मैं लॉग आउट नहीं करता हूं तब तक वो पड़ा रहेगा। तो ये जो सेशन है उसी के थ्रू हम लोग वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर सेशन नहीं बनता है तो एक्सेस नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, जब भी आप लॉगिन करते हो तो हमेशा पहले एक सेशन बनता है, फिर हम लॉगिन कर पाते हैं। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेशन कुकी? सेशन कुकी का मतलब क्या है? आपके पास टू मैनेज यूजर सेशन टेम्परेली। टेम्परेली इसलिए क्योंकि हो सकता है आपने अभी यहाँ लॉगिन किया,
ठीक है, और उसके बाद आप जैसे ही दूसरे मतलब कह सकते हैं कि आप उसको वापस जो है वो एक्सपायर भी कर सकते हैं लॉग आउट करने के बाद। तो बेसिकली सेशन कुकी क्या करती है, जो सेशन आप बना रहे हो उसको ये मैनेज करने का काम करती है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ब्राउजर फीचर अलाउज सेव्ड लिंक फॉर क्विक एक्सेस। तो वो हमारे वेब ब्राउजर पे हम लोग जो है वो दोस्तों बुकमार्क को यूज करते हैं, जो क्या करता है अलग अलग वेबसाइट्स के जो लिंक है वो हमें ऊपर वैसे टिक करके दिखा देता है। जैसे ऊपर छोटे छोटे से आपने देखे होंगे ब्राउजर पे, आप उस पर क्लिक करके पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा सकते हो, इस पे क्लिक करके पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे। कंट्रोल+D शॉर्टकट भी होता है और आप वहां पर जो है इसको इजीली या क्विकली एक्सेस करने के लिए यूज लेते हैं। क्या है वो आपके पास यहाँ पर बुकमार्क। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच प्रोटोकॉल डिफाइन हाउ मैसेज आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड ऑन द वेब। तो दोस्तों हमारा जो कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो ये डिसाइड करता है, ये बताता है कि मैसेज को कैसे फॉर्मेट करना और कैसे उसको वापस आगे ट्रांसमिट करवाना है। तो दोस्तों डेटा को लाना ले जाना, वैसे तो अपलोडिंग डाउनलोडिंग का काम तो एफटीपी का है, लेकिन ब्राउजर पे कैसे उसको डिस्प्ले करना, उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा मैसेज का, वो सब हमारा एचटीटीपी करता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर HTTPS भी अगर वो सिक्योर वाला है, तो जहां डेटा आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस देख लिए हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों आज हम लोग एक बार इतना ही देखते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे लगभग मैं सब आपके सामने लेकर के आ चुका हूं। तो आज इतना ही देखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के एमसीक्यू। दोस्तों 50 एमसीक्यू लेकर के आने वाला हूं आपके लिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।